A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे पीजेंट्स एंड फार्मर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। इस चैप्टर में, जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल था, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे फार्मर्स एंड पीजेंट्स की लाइफ जो है वो किस तरीके से अफेक्ट होती है। जिस तरीके से हम लोग 18-19 सेंचुरी में एंटर करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। हम वर्ल्ड ओवर बात भी करेंगे, हम इंडिया की बात भी करेंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मॉडर्न टाइम पीरियड जो है उसके अंदर फार्मर्स की लाइफ में और पीजेंट्स की लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड के बारे में, फिर यूएस के बारे में बात करेंगे एंड देन लेटर ऑन हम लोग बात करेंगे इंडिया के बारे में। तो इस चैप्टर में जब हम इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो मतलब ये चैप्टर फोकस क्या करेगा, ये फोकस करेगा अलग अलग रूरल ग्रुप्स जो हैं उनकी लाइफ में जब मॉडर्न एग्रीकल्चर आ जाता है तो क्या क्या बदलाव आते हैं, किस तरीके से जो अलग अलग ग्रुप है अलग अलग कंट्री के अंदर वो किस तरीके से वर्ल्ड के साथ जैसे जैसे कनेक्ट होने लग जाती है उनकी इकोनॉमी उस पर्टिकुलर कंट्री की, तो उनके प्रोडक्शन के स्टाइल में उनकी जो डिमांड है उनके क्रॉप की वो सब चेंज होती है धीरे धीरे। तो जब भी आप ये सारे चैप्टर्स हम जो पढ़ रहे हैं उनको आपको इंटर रिलेट करके पढ़ना है। हमने बात किया था इस क्लास में, जब हमने वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू किया था तो हमने बात किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से शुरुआत किया था हमने, फिर हमने बात किया था कि किस तरीके से ये पूरे यूरोप में फैल जाता है, फिर हमने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में बात किया, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बीच में ही थोड़ा सा बात किया था कि अमेरिका इंडिपेंडेंट हो जाता है, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद हमने बात किया कि जर्मनी के अंदर नाजिज्म जो होता है वो किस तरीके से क्रॉप अप करता है। तो अगर जब आप ये चीज़ें पढ़ते हैं, ये जो पूरे के पूरी क्लास 9 को हम पढ़ रहे हैं तो उसके सारे चैप्टर्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उन सारी बातों को आपको एक दूसरे के साथ लिंक करके पढ़ना है। तो इस चैप्टर में अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये वो सारा टाइम पीरियड है जिसमें यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी चल रहा है। तो हम इंग्लैंड की बात करेंगे सबसे पहले। तो इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड में जो था, जो किसान थे वो कल्टिवेट करते थे छोटे छोटे उनको लैंड अलॉकेट किए गए थे, उसके ऊपर वो अपनी खेती करते थे। आप ये इस बात समझने की कोशिश करिए कि इंग्लैंड के हम 18-19 सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं और उससे भी पहले की, तो जब वहाँ पे भी पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया उसके पहले की भी बातें कर रहे हैं। तो उस टाइम पर वहाँ पे भी किसान हुआ करते थे। जो किसान है वो छोटे छोटे लैंड एरिया पे काम कर रहे हैं। जो विलेजर्स होते थे उनको एक्सेस होती थी कॉमन लैंड के लिए। 16 सेंचुरी में क्या होता है, अब हम 16 सेंचुरी में एंटर कर गए, मतलब हम 18-19 सेंचुरी से काफ़ी पहले की बात कर रहे हैं। वहाँ पे किसान थे, छोटे छोटे लैंड पीसेस थे, उनको सबको एक्सेस थी। 16 सेंचुरी में क्या होता है, अचानक देखा जाता है कि जो ऊन है, वूल का प्राइस जो है अचानक से बढ़ रहा है। तो अब 16 सेंचुरी में वहाँ के लोगों को दिखाई देता है कि वूल का प्राइस बढ़ रहा है। 16 सेंचुरी में हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, आप उसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। 16 सेंचुरी में हमारे यहाँ पे मुगल पीरियड चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, मतलब यूरोप के इंग्लैंड के अंदर क्या चल रहा है स्पेसिफिकली, वहाँ पे अचानक देखा जाता है कि ऊन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो रिच फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई ऊन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हमें ज़्यादा ऊन का प्रोडक्शन करना चाहिए। अब यहाँ से शुरुआत होती है, जो कॉमन लैंड थी अब उसके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया जाता है। ये इंग्लैंड की स्टोरी चल रही है, राइट। पहले क्या हो रहा था, एनक्लोजर्स वर क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स व्हिच वर नॉट सपोर्टेड बाय द स्टेट और द चर्च। लोगों ने अपने अपने इंक्लोजर्स बना लिए, लोगों ने लैंड को कब्जा करना शुरू कर दिया, उनके इंक्लोजर्स बना लिए, और वो जो है उसको स्टेट सपोर्ट नहीं कर रही, चर्च सपोर्ट नहीं कर रही। लेटर ऑन क्या होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में अब ब्रिटेन जो है हमसे काफ़ी आगे चल रहा है, राइट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। ये वाली जो सेंचुरी जो मॉडर्न टाइम पीरियड है उसमें वो हमसे आगे हो गया, लेट मेडिवल में और मॉडर्न में। जो हमारा यहाँ के लेट मेडिवल है और जो मॉडर्न है, तो उस टाइम पीरियड में ब्रिटेन हमसे थोड़ा आगे है। वहाँ पे क्या होता है, इंक्लोजर्स जो होते हैं पहले सपोर्टेड नहीं थे, तो वहाँ की जो पार्लियामेंट होती है ब्रिटेन की वो इस एक्ट को लीगलाइज कर देती है। तो 16 सेंचुरी में जो इंक्लोजर्स होते हैं उनको लीगलाइज कर दिया जाता है। और किस लिए किया जाता है, वहाँ पे शीप प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, प्रमोट शीप फार्मिंग, मतलब शीप जो होती है वो वहाँ पे घास चरेंगी, वो वहाँ रहेगी ताकि वो अच्छे से वूल प्रोड्यूस कर पाए, राइट। तो ये इंग्लैंड में चल रहा है। तो 18 सेंचुरी ये थी, तब कौन सी बात, 16 सेंचुरी की। अब 18 सेंचुरी में क्या हो रहा है, 18 सेंचुरी के एंड तक आते आते इंग्लैंड का फ्रांस के साथ वॉर है। हम बहुत, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हम बहुत कट शॉर्ट करके स्किप करके चीज़ें पढ़ रहे हैं। 16 सेंचुरी की हमने बात की, वहाँ पे भी छोटे छोटे लैंड थे। 18 सेंचुरी में जब हम आ गए तो इंग्लैंड और फ्रांस का वॉर चल रहा है, राइट। इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम द यूरोप डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे इंग्लैंड के अंदर उससे क्या होता है, प्राइस बढ़ जाते हैं इंग्लैंड में फूड ग्रेन के प्राइसेस।
और लैंडलॉर्ड जो होते हैं ओनर्स ऑफ एनक्लोजर्स एंड एनलार्ज एरिया अंडर ग्रेन कल्टीवेशन। तो लैंड ओनर्स जो होते हैं वो और बड़ा बना लेते हैं अपने एनक्लोजर्स को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब वो फूड ग्रेन्स लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि फूड ग्रेन के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस का वॉर था उस टाइम पे। अब क्या होता है, जो प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो जो लैंड ओनर्स जो होते हैं वो प्रेशराइज करते हैं पार्लियामेंट को टू पास द इंक्लोजर एक्ट। और 18th सेंचुरी में जो है इंक्लोजर्स वर फॉर ग्रेन प्रोडक्शन। पहले क्या हुआ था, 16th सेंचुरी में जो थे इंक्लोजर्स वो किसके लिए यूज किए जा रहे थे, वूल प्रोडक्शन के लिए। लेकिन 18th सेंचुरी में वही इंक्लोजर्स को चेंज कर दिया जाता है ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। उस टाइम पे वूल की डिमांड थी, इस टाइम पर ग्रेन की डिमांड है। तो इस तरीके से पूरा चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम एज ऑफ इंक्लोजर की बात करते हैं, अब 19th सेंचुरी में आ चुके हैं। इंग्लैंड वॉज प्रोड्यूसिंग अबाउट 80% ऑफ द फूड इट कंज्यूम्ड एंड इम्पोर्टेड द रेस्ट। 80% जो था उसका फूड जो है वो वहीं पे प्रोड्यूस होता था, लेकिन 20% जो बच जाएगा वो इम्पोर्ट करते थे। अब क्या होता था, दिस वॉज मेड पॉसिबल बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड्स अंडर कल्टीवेशन। अब ये इतना 80% प्रोड्यूस कैसे कर पाते थे, क्योंकि वहां पे वो नई नई लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज करते थे। तो इंक्लोजर्स जो होते थे वर सीन नेसेसरी टू मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्लान टू क्रॉप रोटेशन टू इम्प्रूव द सॉइल। जो इंक्लोजर्स जो बना लिए गए थे, जो लैंड के जो पीसीज थे जिसको इंक्रोच कर लिया, फिर उनको लीगलाइज करवा दिया गया, उन इंक्लोजर्स को बड़ा बनाया जा रहा था। क्रॉप रोटेशन, इन्वेस्टमेंट की जा रही है लैंड के ऊपर ताकि ज्यादा फूड ग्रेन प्रोड्यूस हो पाए, क्योंकि अभी भी उस टाइम पर इंग्लैंड जो है क्या कर रहा था, सिर्फ 80% जो है अपना फूड ग्रेन को प्रोड्यूस कर पा रहा था। पुअर जो लोग थे वो, अब क्या हो रहा था, पुअर लोगों की लाइफ, जैसे हमने बात किया कि ट्राइबल हमारे यहाँ पे अफेक्टेड हो गए थे। अब इंग्लैंड की बात भी देखिए, जो उनके जो पुअर लोग थे जो अभी डिपेंडेंट होते थे उनके खेतों के ऊपर या फॉरेस्ट के ऊपर, वो लोग जो है अपने चीज़ों को यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, उनके कैटल्स या उनको भी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। अब आता है, ये वो पीरियड है 1868 की बात कर रहे हैं, मतलब 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ है। ये वो पीरियड है इंग्लैंड में जब क्या होता है, थ्रेशिंग मशीन्स आ जाती है। थ्रेशिंग मशीन क्या करती है, जो हमारे को एग्रीकल्चर के अंदर हेल्प करती है। जैसे ये वाली मशीन आपको फोटो में दिखाई दे रही है, राइट। तो क्या होता है, नेपोलियन वाली वॉर चल रही है, हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन में देखा था। उसके बाद में नेपोलियन की वॉर चल रही थी, जिससे फूड ग्रेन के प्राइसेस बढ़ रहे थे। फार्मर्स जो है वो अपना एक्सपैंड कर रहे हैं, शॉर्टेज हो रही थी लेबर की, तो न्यू थ्रेशिंग मशीन लगाई जाती है कि भाई लेबर को सब्स्टिट्यूट करके कोई मशीन आ जाए। तो इंग्लैंड में इंट्रोडक्शन होता है न्यू थ्रेशिंग मशीन का इस टाइम पीरियड पर, राइट। अब क्या हो रहा है, वॉर खत्म हो जाती है, सोल्जर्स जो थे वो वापस आ जाते हैं। अब उनको जॉब चाहिए, लेकिन अब उनके पास जॉब नहीं है क्योंकि वहां पे मशीन्स आ चुकी हैं। अब मशीन ने एक बार काम करना शुरू कर दिया, तो क्या आप मशीन को हटा के फिर से लोगों को लगाओगे? नो, अब खेतों में काम कर रही है मशीनें। तो फ्लो ऑफ ग्रेन फ्रॉम यूरोप इनटू इंग्लैंड भी बढ़ जाता है, क्योंकि वॉर खत्म हो जाती थी। पहले क्या हो रहा था, पहले तो ये हो रहा था कि भाई यूरोप से जो है ग्रेन्स नहीं आ पा रहे थे। अब जो है वो वॉर खत्म हो जाती है और यूरोप से भी ग्रेन्स आना शुरू हो जाते हैं। ये सारा टाइम पीरियड है, 19th सेंचुरी के लास्ट की बात हो रही है। अब जो है इंग्लैंड में 19th सेंचुरी के लास्ट तक फूड ग्रेन्स के प्राइसेस जो है डिक्लाइन करना शुरू हो गए। एग्रीकल्चर जो है डिप्रेशन में आ जाता है। अब फूड ग्रेन के प्राइसेस डिक्लाइन कर रहे हैं, तो आप जो बहुत सरप्लस ग्रेन्स लगा रहे हो उसके प्राइसेस ही नहीं मिल रहे आपको, तो डिप्रेशन वाली सिचुएशन आएगी। लैंड ओनर्स जो थे उन्होंने देखा कि डिप्रेशन, किस डिप्रेशन की बात हो रही है, इकोनॉमिक डिप्रेशन की। लैंड ओनर्स जो थे उन्होंने क्या किया, जो कि जिनके पास लैंड थी, तो उन्होंने क्या किया, अपना रिड्यूस कर दिया कल्टीवेशन का एरिया, क्योंकि डिमांड जो थी डिमांडेड टू स्टॉप द इम्पोर्ट ऑफ क्रॉप, जो बाहर से मंगाना शुरू कर देता उसको भी स्टॉप कर दिया। लोगों के वेजेस कट कर दिए जाएंगे और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कट कर दिया जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड में क्या हुआ था। 16th सेंचुरी में इंक्लोजर्स थे जो कि शीप के लिए यूज किए जा रहे थे, वही इंक्लोजर्स जो है 19th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में लीगलाइज कर दिए जाते हैं और उनको यूज किया जाता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। नेपोलियन के साथ जब वॉर में एंगेज होता है 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंग्लैंड, तो यहाँ पे क्या होता है, फूड ग्रेन के प्राइसेस गिर जाते हैं, थ्रेशिंग मशीन आ जाती है, उसके बाद वॉर खत्म हो जाती है, रिस्टोर कर दिया जाता है फूड ग्रेन का सप्लाई, जो इम्पोर्ट चल रहा था यूरोप से वो दोबारा शुरू हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ के जो फार्मर्स है, थ्रेशिंग मशीन भी आ चुकी है और इम्पोर्ट प्राइसेस की डिमांड भी गिर रही है, तो उसकी वजह से एक डिप्रेशन देखने को मिलता है यहाँ पर, राइट। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, इसकी वजह से होता है लेड टू स्प्रेड ऑफ कैप्टन स्विंग रायट्स हो जाती है। पीपल बिगिन डिस्ट्रॉइंग ऑल द थ्रेशिंग मशीन। लोगों को लगता है, वहाँ के लोगों को, कि भाई ये थ्रेशिंग मशीन ने हमारे जॉब्स को खा लिया है। नॉर्मल पॉपुलेशन की बात हो रही है, नॉर्मल पॉपुलेशन जिसको एग्रीकल्चर के अंदर फील्ड्स के अंदर काम मिल जाता था, वो तब तक थोड़े टाइम के लिए इंगेज थे क्योंकि वॉर चल रही थी। तो वो वॉर्स खत्म हो जाती है तो उनको वापस आना पड़ेगा खेतों में, तो अब उनको काम नहीं मिल रहा क्योंकि मशीनें हैं, तो उन्होंने क्या किया, सारी मशीनों को डिस्ट्रॉय कर दिया।
द इनकम ऑफ लेबर्स बिकम अनस्टेबल एंड देयर जॉब्स वर इनसिक्योर। तो ये सारी चीज़ें जो है इंग्लैंड में चल रही है। तो इंग्लैंड को आप समझ गए, इंग्लैंड में ये सब चल रहा था फार्मर्स के साथ। अब हम बात कर लेते हैं यूएस में क्या चल रहा है। तो यूएस में उसी टाइम पे चल रहा है। यूएस को हमने बात किया था कि 18th सेंचुरी के लास्ट में 1775 से लेकर 1783 तक यूएस के अंदर चलती है वॉर। कौन सी? इंडिपेंडेंस की वॉर। हमारी तरह यूएस भी इंग्लैंड की कॉलोनी था। तो लास्ट ऑफ द 18th सेंचुरी में जो है यूएस फ्री हो जाता है। फ्रेंच रिवोल्यूशन में हमने बात किया था कि जो जार निकोलस है उसने उसको हेल्प किया था यूएस को, राइट? आपको याद हो गया। तो अब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही है 1775 से 1783 में, राइट? तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है वो नया कंट्री बन जाता है और वो उसकी कॉलोनी नहीं रहता अब यूके की। बिफोर 1780 क्या होता था? व्हाइट अमेरिकन सेटल डाउन जो थे वो सिर्फ एक नैरो स्ट्रिप पर रहते थे यूएस में। आफ्टर 1980s क्या होता है? जब उनको इंडिपेंडेंस मिल जाती है वो स्प्रेड करना शुरू करते हैं। देखिए, ये देखिए, आफ्टर 70s के बाद क्या होता है? ये स्प्रेड करते हैं। देखिए 1775 में यहाँ पे रहते थे सारे वाइट लोग जो थे अमेरिका के। इस तरफ कौन रहते थे? वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन जो कि जिसका कॉम्प्लेक्शन ब्राउन और ब्लैक है, राइट? अब वो एक्सपेंशन शुरू करते हैं। 1830 तक एक्सपेंशन देखिए, ये लोग यहाँ तक फैल जाते हैं, राइट? फिर ये और फैल जाते हैं, यहाँ पे भी आ गए, ये पूरे यूएस में फैल जाते हैं 1920 तक। तो ये दिखाया गया है। ये वाइट लोग कौन है? ये वाइट लोग जो है ये हैं ओरिजिनली जो है ये है ब्रिटिशर्स, जो कि यहाँ पर आकर सेटल हो गए थे, तो वो वाइट लोग हैं। बट लेटर ऑन उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स उनको इक्वल नहीं मानते, ब्रिटिशर अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और जो लोगों को अमेरिका भेज दिया गया था उनको इन्फीरियर मानते हैं। सेम स्टोरी है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो आपको गोरे दिखाई देते हैं वो लोग हैं जो कि यूके के ही जो उनके जो वंशज है वो यूके के लोग ही है, जिन्होंने कॉलोनी बना के यहाँ पर सेटल करने के लिए भेज दिया। जैसे कि आप हमारे कंट्री के अंदर देखेंगे भाई, अलग अलग जो है वॉयसर आया है, उनके बहुत सारे ऑफिशियल्स आए, तो कुछ लोग जो है यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। इंडिया के इसमें ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन बाकी के कंट्रीज में हुआ, वो लोग वहाँ सेटल हो गए, उनकी पॉपुलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये वो वाले वाइट है। जो वहाँ की ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो ब्लैक थी, यूएस की भी ऑस्ट्रेलिया की भी, राइट? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंस के बाद यूएस के जो व्हाइट लोग हैं उन्होंने स्प्रेड करना शुरू कर दिया टूवर्ड्स वेस्ट। अब क्या है? जैसे ही यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसी है ऑफ ड्राइविंग द अमेरिकन इंडियंस वेस्टवर्ड, जो अमेरिकन इंडियंस है वो वहाँ के नेटिव लोगों को कहा जा रहा है। तो उनके साथ में हो रही हैं लड़ाइयाँ, बहुत सारी वॉर्स जो है इंडियंस जीत रहे हैं। इंडियंस वो वाले इंडियंस लोग हैं जो कि अमेरिका के लोग हैं, हम इंडिया वाले इंडियंस नहीं है ये। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये वो वाले अमेरिकन इंडियंस की बात हो रही है जो अमेरिका के अंदर रहते थे, जिनका कॉम्प्लेक्शन ब्राउन और ब्लैक है, ठीक है? ये इनके साथ में वॉर किसकी हो रही है? व्हाइट लोगों की, अमेरिकन जो कि एक्चुअल में नेटिव है यूके के, बट यूके उनको अपने से इन्फीरियर मानता है क्योंकि वो सालों साल जो है अमेरिका में रहते थे। अब ये बहुत सारी वॉर्स होती है, उसमें से कुछ जीतते हैं कुछ हारते हैं। तो इंडियंस मूव वेस्टवर्ड, वो और वेस्टवर्ड उसको शिफ्ट करते जाते हैं। व्हाइट सेटलर्स क्या करते हैं? बर्न कर देते हैं सारे फॉरेस्ट को। क्यों बर्न कर रहे हैं? क्योंकि उनको वीट का प्रोडक्शन करना है। सो ग्रेट प्लेन्स बिकम अ मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज। जो वहाँ की ब्लैक पॉपुलेशन थी, ब्राउन पॉपुलेशन थी, जिसको इंडियन कहा जा रहा है, अमेरिकन इंडियन, वो जो थी ऑब्वियस सी बात है वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन थी, तो वो अपने तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अमेरिकन जो हैं वो जो है वाइट वाले लोग, वो क्या करना चाहते हैं? वो नया प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, ग्रेन का प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने प्लेन्स को क्लियर करना शुरू किया, जंगलों को काटा और उसमें गेहूं लगाना शुरू कर दिया। तो इंक्रीज वीट प्रोडक्शन। तो अर्बन पॉपुलेशन क्यों, इनको वीट प्रोडक्शन को इंक्रीज क्यों करना था? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, एक्सपोर्ट मार्केट एनलार्ज हो रही थी, रेलवेज बनाए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है वीट का इजीली, तो उनको और वीट उगाना है क्योंकि बाहर में भी डिमांड है। वर्ल्ड वॉर आ गया अब फर्स्ट, तो ग्रेन का जो मार्केट है वो और फ्लरिश करता है, रशिया की सप्लाई जो है रुक जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि यूएस के अंदर अचानक से वीट का प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है। अगर आप देखेंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, यूएस के अंदर जो है बहुत सारे प्लेन्स हैं जो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे कि यूएस जो है बहुत ज़्यादा ग्रेन प्रोडक्शन करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं और क्यों हो रही है उसका कारण हम समझ गए। तो ये सारा सब कुछ यूएस में उस टाइम पे हो रहा है। अब क्योंकि यूएस के अंदर जो है वीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आती है एक नया वॉकिंग प्लो। तो ये एक नया हल आता है जिसको वॉक करके चलाया जाता है। यहाँ पे ट्रैक्टर्स आते हैं, मतलब मशीन एग्रीकल्चर को यूज किए जाने लगता है। मैकेनाइज एग्रीकल्चर, मतलब मैनुअल एग्रीकल्चर की जगह पे मैकेनाइज एग्रीकल्चर का बहुत अच्छे से यूज किया जाता है यूएस में। तो वैरायटी ऑफ नए नए प्लॉज आ गए। ये 20वीं शताब्दी की बात हो रही है, राइट? तो फार्मर्स जो है इन द ग्रेट प्लेन्स फॉर यूजिंग ट्रैक्टर्स एंड डिस्क प्लो।
20th सेंचुरी में हमारे देश में क्या हो रहा था, आप समझने की कोशिश करिए, राइट। हम लोग अभी जूझ रहे थे बहुत सारी चीज़ों से। द क्लियर्ड वास्ट स्ट्रेच ऑफ द लैंड फॉर वीट कल्टिवेशन, बहुत सारा जो है जंगलों को काट के वीट प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है। 1831 में क्या होता है, साइरस मैकॉर्मिक जो है इन्वेंटेड फर्स्ट मशीन रीपर, तो वो पहली मशीन रीपर लगाते हैं, तो फिर जल्दी से जो है क्विकली कर लिया जाता है, वर्क कुड बी डन क्विकली एंड विद मिनिमम लेबर। तो नई नई मशीन आने की वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है फास्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी काम करना है, हल चलाना है, बेसिकली ट्रैक्टर होगा तो वो फास्ट कर देगा। आपको एक मैन को लेके हल चलाते रहोगे तो धीरे धीरे काम करते हो। तो ये सारी चीजें अमेरिका में हो रही थी। तो क्या हुआ था, वीट के प्राइसेस रोज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बैंक जो होता है फिर क्या करते हैं, ऑफर देते हैं, लोन देते हैं मशीन खरीदने के लिए। तो पुअर फार्मर्स जो होता है वो मशीन खरीदते हैं लोन लेकर। मिड 1920 में इकोनॉमिक बूम जो है वो केम टू एन एंड। ये 1920 की बात हो रही है, जब 1930 के करीब 1929 में ग्रेट अमेरिका का डिप्रेशन आया था। तो अपने साथ साथ ये जर्मनी को भी लेके डूबा था, ये हमने पढ़ा था जर्मनी के केस में। तो क्या हुआ था, लार्ज सरप्लस एंड अनसोल्ड स्टॉक ऑफ वीट रह जाता है। अभी क्या हो रहा था, 1920 से पहले जो है अमेरिका ने अपनी पूरे फार्म्स को मैकेनाइज कर दिया, लोन दिए लोगों को, लगाओ जी बहुत सारा वीट प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन 1920 के बाद में क्या होता है, इकोनॉमिक बूम खत्म और लार्ज सरप्लस जो होते हैं उनके स्टॉक वीट के अमेरिका में पड़े हुए हैं। वीट के प्राइसेस फॉल कर जा रहे हैं क्योंकि इतने सारे स्टॉक पड़े हुए हैं। लोग जो है लोन को रीपे नहीं कर पा रहे और अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। तो ये सारे कंट्रीज जो अमेरिका के ऊपर साथ में लिंक थे, सबके अंदर आता है डिप्रेशन। जर्मनी उसमें से बहुत बुरी तरीके से गिरता है, ये हमने बात किया था। एक इवेंट और देखने को मिलता है 1930s के आसपास, डस्ट बाउल सिंड्रोम एक देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो वहां की जो जमीन थी यूएस की, अगर आप यूएस जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे भी डेजर्ट एरियाज है, राइट। तो वहां की जो जमीन है, अगर हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जो मैं दिखाऊंगी आपको कि ट्रॉपिकल रीजन कहाँ से कहाँ तक है, तो आप समझ पाएंगे कि वेदर कैसा होगा। तो वहां पे डस्ट स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा धूल भरी आंधियां चलती है। वो इतनी ज्यादा धूल आती है, इतनी ज्यादा धूल आती है कि वो सारी की सारी धूल जो है उनकी मशीनों को भी चोक कर देती है। वो मशीन्स में इतनी धूल भर जाती है कि आप उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि गरारी होती है ना मशीन्स के अंदर, एक जो सर्कल है वो दूसरे सर्कल के साथ फिट हुआ होता है, तो वो सब जाम हो जाते हैं उनके मशीन के अंदर, बहुत सारी डस्ट चली जाती है। ट्रैक्टर और मशीन जो है सब में डस्ट चली जाती है, वो ऑलमोस्ट खराब हो जाते हैं। तो सेटलर्स को लगता है कि दे कुड कॉन्कर द एंटायर लैंडस्केप एंड टर्न अराउंड द कल्टीवेशन दैट कुड लीड प्रॉफिट। अब वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे, वो सारे के सारे जंगलों को साफ करके उसको वीट प्रोडक्शन कर रहे थे। बट उन्होंने देखा जब ये डस्ट बाउल आता है तो उनको समझ में जो ये वाला फिनोमेना देखते हैं जब वो, तो कहते हैं कि नहीं, हमें लैंडस्केप जो है उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी लैंडस्केप को आर्टिफिशियली एकदम चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये वो सारे टाइम पीरियड है जब हम क्लाइमेट चेंज की बातें भी शुरू कर देते हैं, राइट। 1930s के बाद उनको रियलाइज हो जाता है दे हैड टू रिस्पेक्ट। तो ये सारी चीजें चल रही थी अमेरिका में। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें आपने देखा कि इंग्लैंड और स्पेशली यूएस के अंदर हमने बात किया कि किस तरीके से फार्मर्स की लाइफ में, पीजेंट्स की लाइफ में चेंजेस आ रहे थे, किस वजह से हो रहा था। ये अलग अलग कारण थे, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कोलोनाइजेशन हो रहा है। तो इन सब की वजह से जो है मॉडर्नाइजेशन की ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा था और फार्मर्स की लाइफ जो है बिल्कुल बदलती जा रही थी। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। आपका पर्पस मेरा ये पढ़ाने का यही है, स्टोरी की तरह, कि आप एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ इंटरलिंक कर दें। इंडिया के अंदर क्या कंडीशंस चल रही हैं, अमेरिका के अंदर उस टाइम कंडीशन क्या चल रही है, ये सारे को आपको इंटरलिंकेज एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर। जो आपकी हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप होती है किसी टॉपिक को लेके, तो आप एक बहुत अच्छा आंसर लिख पाते हैं और उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से बात भी कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।